अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज़। पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ है। कहीं मुज़ाकरात की बातें हैं तो कहीं स्ट्रीट मूवमेंट की कोशिशें हैं। गुज़श्ता शब कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर इंतज़ामी हालात में एक जलसा किया है। तवील अरसे बाद PTI को कोई सियासी सरगर्मी की इजाज़त मिलना भी कुछ हलकों में मुज़ाकरात के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के लिए इलामत के तौर पर समझा जाता है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से बार बार पेशकश तो की जाती है, मगर अपोजिशन की जानिब से खातिर खा जवाब हाल सामने नहीं आया। अलबत्ता आज एक और खबर गर्दिश कर रही है कि चंद रोज कबल राना सनाउल्लाह ने महमूद खान अचकज़ई साहब को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की पेशकश की। राना सना ने महमूद खान अचकज़ई को कहा, मुज़ाकरात को आगे बढ़ने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आपकी मुलाकात करवानी है, तो जिसके जवाब में महमूद खान अचकज़ई ने कहा, ऐसा किया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उनके बगैर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से अपोजिशन लीडर नामजदगी और इत्तेहाद की सरबराही से फारिग हो सकता हूं, मगर इस खबर में कितनी सदाकत है, ये एक अहम पहलू है। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर सवाल कर रही है। यह सवाल क्यों है और क्या दीगर सूबों में गवर्नेंस का क्या हाल है, यह सवाल भी बहुत अहम है। साथ ही इस्लामाबाद की हवाओं में वंडर बॉय की बातें भी गर्दिश कर रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस और बयानिया एक सवालिया निशान है, तो वंडर बॉय कौन हो सकता है? यह सवाल हर शख्स के जहन में है कि क्या कोई वंडर बॉय आ रहा है और मुमकिन तौर पर वो कहां से हो सकते हैं, और क्या मौजूदा हुकूमत भी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं। गुज़श्ता हफ्ते अडियाला जेल के बाहर बानी PTI के साथ मुलाकात नहीं हुई तो धरना दिया गया था। पुलिस के साथ मुज़ाकरात ये कहकर तय हो गए हैं कि आइंदा मंगल को बानी PTI के साथ इनकी फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। अब ये एक अहम सवाल है कि क्या आइंदा रोज़ बानी PTI के साथ मुलाकात मुमकिन होगी या नहीं, और अगर मुलाकात हो जाती है तो किन शराइत पर होगी, कौन कौन बानी के साथ मुलाकात करेगा और किसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। मगर एक अहम नुकता यह भी है कि क्या इस मुलाकात को सियासी रंग में किस तरह ढाला जाएगा, क्या इस मुलाकात को भी मुज़ाकरात की राह हमवार करने के मुताबिक समझा जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ लाइन पे नसीम सदीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और स्टूडियो में हमारे साथ ज्वाइन किया है ताहिर मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ताहिर मलिक साहब, आपकी जानब में रुख करूंगा। सर, आप बताइएगा कि कराची में जो गुज़श्ता रोज़ जलसा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जलसा करके दिखाने की कोशिश भी की गई है। नो डाउट एक अच्छी जो गैदरिंग है वो भी देखने को मिली है, लेकिन आपकी नज़र में जलसा किस हद तक सक्सेसफुल था? आप कैसे समझते हैं इस जलसे को? मैं समझता हूँ कि जलसा इस 2-3 हवालों से कामयाब था। एक तो ये कि उन्होंने आउट ऑफ KPK एक पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी की, जो 26 नवंबर को उन्होंने यहाँ कॉल दी। अब उसको 1 साल होने को है, से ज़ायद अरसा गुजर गया है। तो इसके बाद वो KPK में तो जलसे करते रहे, लेकिन KPK से बाहर नहीं कर सके। अब कराची में लाहौर वो गए और लाहौर के अंदर उनको कोई वेलकम या फेवरेबल हालात नहीं थे। वहाँ की पिच वहाँ उनके लिए टफ थी, गैर मुवाफिक थी। अब कराची इस्तकबाल हुआ, लेकिन फिर बाद में पाबंदियाँ भी हुई। उसमें उन हालात में वो एक अच्छा जलसा करने में कामयाब हो गए। तो इस हद तक तो बात ठीक है, और वो ये तासर भी देना चाहते हैं कि हमारी जमात मुल्क गिर है, हम सिर्फ KPK तक महदूद नहीं। और तीसरा, वो जो उनके लोग उनके मुख्तलिफ हिस्सों में हैं, और कराची में भी एक बड़ी कसीर आबादी पख्तून कम्युनिटी की है, और पख्तून कम्युनिटी से हट के जो उर्दू मिडिल क्लास है उसकी तायद भी उन्हें हासिल है। जी सर, हमने देखा कि इस जलसे के दौरान जो है, या सिर्फ कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ हद तक कुर्बतें बढ़ी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये डैमेज भी हुई ये कुर्बतें। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी एक दूसरे के करीब आ सकेंगी, और फिर अगर करीब आते हैं तो फिर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे क्या असर पड़ सकता है, या मौजूदा गवर्नमेंट पर क्या असर पड़ सकता है इस पर? इससे मेरा ख्याल है अहम सवाल ये कि क्या उन्हें करीब आने दिया जाएगा। इस वक्त जो निज़ाम है उसके 3 फरीक हैं, एक मुक़तदरा है, एक नून लीग है और पीपल्स पार्टी। लेकिन उनका जो बर्ताव था ओवरऑल नून लीग में, कुछ चीज़ें आप ओवर डन कर देते। तो जो लाहौर विज़िट हुआ वज़ीर आला KPK का, उसके अंदर ज़रा मीठा ज़्यादा डाल दिया गया। अगर वो लाइटें ना ऑफ करते, वो फूड स्ट्रीट में खाना खा के आ जाते, तो फिर क्या है, उस वक्त वहाँ 1000-1500 बंदा था फूड स्ट्रीट में, वो उनमें से कितने बंदे उनकी तरफ रश करते। फिर मूवमेंट भी उनकी रिस्ट्रिक्ट की गई। मेरे ख्याल से वो ये चीज़ें फेडरेशन के लिए अच्छी नहीं है, और उनका तासुर पीपल्स पार्टी के बारे में तहरीक इंसाफ के लोगों का उनकी अगर शदीद नफरत है तो नून लीग से। उनको कंपेटिटर नून लीग भी समझती है कि पंजाब में जो हमारे पास स्पेस है उसमें हमारी नेक टू नेक फाइट होगी, या हमारे जो राइवल हैं वो तहरीक इंसाफ।
तो पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं नज़र नहीं आती, जबकि सिंध में वो उनको वहाँ कर रहे हैं, वेलकम हो रही है। और दूसरा इसका एक तीसरा पहलू ये कि NFC अवार्ड में अगर कोई तब्दीली होती है तो पीपल्स पार्टी कैसा तासर बना रही है कि जो छोटे सूबे हैं अदर दैन पंजाब, उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाए। तो इसके कई पहलू हैं। तो बहरहाल ये जी कि जो उनको वहाँ वेलकम किया गया और रुकावटों के बावजूद जो जलसा हो गया और कोई ऐसे विजुअल नहीं आए कि जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, तो इस लिहाज से पीपल्स पार्टी के लिए उनका एक अच्छा एक तासर इससे क्रिएट हुआ। जी जी, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आपका अगेन एक बार थैंक्स कहेंगे। और मेरा आपसे सवाल यह है कि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं और वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा, उनको जिस कदर वेलकम किया गया और इस वेलकम ने कहीं ना कहीं सवालात भी जन्म दे दिए। और फिर ये देखने में आया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और दूसरा, लेकिन उसके बावजूद भी अगले ही रोज़ हमने देखा कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उन्होंने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि सिंधी टोपी और अजरक की लाज आप लोगों ने नहीं रखी। तो आप क्या समझते हैं कि उनके दरमियान जो हालात हैं वो फिर ख़राब हो गए, ताल्लुकात फिर ख़राब हो गए? और क्या उन्होंने सिंधी टोपी और अजरक की लाज नहीं रखी, या फिर उन्होंने उस वेलकम की लाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रखी? आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे सवाल आपने किए हैं। देखिए, हमारे मुल्क में तो ये अब हो गया कि जब अगर कोई किसी का कोई हक बनता है और आप उसको हक देते हैं या देने की कोशिश करते हैं तो वो भी बड़ा एहसान होता है। ये पीपल्स पार्टी का कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है कि उन खैबर पख्तूनख्वा से सोहेल अफरीदी जो वज़ीर आला भी है वहाँ के, वो वहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने सिंधी टोपी या अजरक पहनाई। ये तो कोई आम सा मेहमान भी चला जाए तो उसके साथ ये सलूक करना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह पॉलिटिकल हम गुफ्तगू कह रहे हैं ना, तो पॉलिटिकल गुफ्तगू के अंदर तो आप ये देखें कि हमारे माहौल किस किस्म का बना हुआ है। मतलब आपने अपने इंट्रो में कोई 6 दफा बानी बानी कहा है। ये बानी क्या होता है? सीधा नाम इमरान खान, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, नाम लेना चाहिए। क्यों डरते हैं आप? ठीक है ना। जब तक हम ये डर खौफ अपने दिलों से नहीं निकालेंगे ना और अपनी लोगों की लाइन तो नहीं करेंगे बल्कि अपने दिल की बात करेंगे, तो फिर पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। ये वो इमरान खान है जिसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिसे दुनिया जानती है। और जो आज फिरौन बने हुए, वो लाइन में खड़े होते थे कि इमरान खान की झलक देख लें या हल्का सा इमरान खान के साथ हाथ मिला लें। आपने उसको जेल में डाला है, उसकी तस्वीर बाहर नहीं आने देते, आइन और कानून की आपने धज्जियां उड़ाई हुई हैं, उनकी बहनों को नहीं मिलने देते। फिर आप पॉलिटिकल स्पेस की बात करते हैं। भाई, इनके सीने पे तो सांप लौटते हैं। वजह यह है कि इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है या PTI की, उसने तो सियासी जमातों को क्लीन बोल्ड कर दिए। पाकिस्तान में क्या सियासत रहेगी? ये जो हुकूमत में मौजूद है, जो इनके पास इख्तियारात है, ये एक जलसा करके दिखाए नजर आइए, आवाम में निकले बगैर प्रोटोकॉल के और जलसे करें। जो महंगाई से, बेरोजगारी से, दूसरे मामला से जो आवाम का हल कर दिए, वहां पे थोड़ी सी स्पेस दे देना और उसकी एडवांटेज लेना कि जी हमने उनको स्पेस दी। स्पेस क्या दी? आपने शुरू में कोशिश की, आपने गुड बॉय बनने की कोशिश की, यानी कि गुड कॉप बनने की कोशिश की। बैड कॉप की तरफ से आपको फिर इशारा आ गया, फिर आपने हैदराबाद से कराची उनको वापस पहुंचने के लिए उनके रास्ते बंद कर दिए। तो पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जमहूरियत आप कहलाते हैं, जमहूरी हुकूमत है, तो भाई हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी PTI से गलतियां हुई है, 9 मई है, आपने सजा दे दी। जो लोग उसमें शामिल हैं और आपने बंद कमरों में बैठ के उनको सजाएं सुना दी हैं। तो बाकी PTI में जो करोड़ों लोग हैं, उनका आपने क्या करना है? उनको तो सजा नहीं दे सकते ना। उनको तो उनका हक दे। दुनिया में आप जिधर मर्जी चली जाए, अगर जिक्र होता है किसी अच्छे लफ्जों में ओवरसीज के अलावा दूसरी नेशनैलिटीज के भी लोग जो है वो पूछते हैं, जी आपके मुल्क में इमरान खान के साथ क्या हो रहा है? इमरान खान रिहा हो जाएगा? मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। हमारी एक बड़ी अच्छी कुलीग है पाकिस्तान से, वो एक कोर्स करने के लिए लंदन तशरीफ लाई थी। जब इमिग्रेशन पे पहुंची तो उनकी बेटी साथ थी छोटी। उसने कहा इनके फादर किधर है? उन्होंने कहा इनके फादर जो है वो नहीं आ सके क्योंकि मैं यहाँ पे एक जर्नलिस्टिक कोर्स करने के लिए आई हूँ, तो मैं इसलिए बच्ची को साथ ले आई। तो उन्होंने कहा अच्छा आप पाकिस्तान से आई, जर्नलिस्ट है? वो किसी और नेशनैलिटी का बंदा था, वो पाकिस्तानी इंडियन नहीं था। मैं उसकी नेशनैलिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उसने कहा व्हाट्स हैपनिंग विद इमरान खान इन पाकिस्तान। जी। एक बंदा जिसे दुनिया मानती है, दुनिया में उसकी तारीफें होती है, दुनिया में उसने कुछ करके दिखाया, जी। आपने उस पर पाबंदियां लगाई हैं। फिर ये जो आप सवाल जो आप करते हैं ना, इनका कोई जवाब नहीं है। जब आपके मुल्क में आईन और कानून यरगमाल बना हुआ है और ताकत के जोर पे सारे फैसले हो रहे हैं,
तो वहाँ पे हम बैठ के क्या बातें कर सकते हैं, मुझे बताइए। जी सही। ताहिर मलिक साहब, हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, वज़ीर आज़म साहब ने भी ख़ुद जो है मुज़ाकरात की पेशकश भी की और इस वाले से बात की, लेकिन अगर हम बात करें अपोजिशन की जानिब से अब तक ना तो कोई जवाब सामने आया है और ना ही कोई संजीदा रवैया देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों है ऐसा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है, हालांकि अगर हम देखें तो ज़ेर एताब है, तो इसके बावजूद भी संजीदगी क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में देखें, दोनों जो फरीक हैं उनको लचक का मुजाहरा करना चाहिए। ये इंतहाएँ जो शख्सियत परस्ती और ये फ़िरौन देखें, अदराक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलती हुई। इस वक्त जो मार्का हक के बाद हमें कामयाबियाँ मिली हैं फ़ॉरेन पॉलिसी में और दूसरे शोबों में, उसके समरात माशी और समाजी और सियासी तौर पे आने बाकी हैं। वो तब आएंगे कि जब हम मुल्क के लिए सोचेंगे और इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है उसको कम करेंगे। नफ़रत और इंतशार की सियासत से कभी भी दाखिली इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकता। अब सदीकी साहब हमारे दोस्त हैं जो कह रहे हैं अपने अपने वक्त पे हर आदमी फ़िरौन होता है। इमरान खान साहब के वक्त भी जो अपोजिशन को स्पेस नहीं थी, अमेरिका में खड़े होके कहा जा रहा था कि मैं वहाँ AC उतारूँगा, मैं पंखा उतारूँगा, मैं ये करूँगा, नकलें उतारी जा रही थी। तो ये जो तदब्बर है सियासी, पैटी इंटरेस्ट जो माजी में था और जो आज भी ऐसे निकलना चाहिए। ये कहना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं हुई और आज वाले जो हैं वो कहें कि हमसे गलती नहीं हुई, आगे बढ़ना चाहिए। आप जो कहते हैं नॉर्मल चीज़ है, तो तहरीक इंसाफ की सारी सियासत में ये नॉर्मल है कि उन्होंने हाथ मिलाया और दूसरी से कश्मीर की ब्रीफिंग में उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, नहीं आए। इंडिया पाकिस्तान मामलात पे, दहशत गर्दी के मामलात में जब कौमी सलामती के इदारे ब्रीफिंग देते थे वो नहीं आते थे। तो ये जो है, आप सियासत सोलो फ्लाइट के ज़रिए नहीं कर सकते। असम्बलियों से आप इस्तीफे दे रहे हैं, सूबाई हुकूमतें आप ख़त्म कर रहे हैं, तो सियासत पार्लियामेंट में नाम है, लोग दूसरों को तस्लीम कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि चोर डाकू हैं जी, मैं उनसे बात नहीं करता, तो इस वक्त तो इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी, तो मेरे खिलाफ के मुकदमात गलत बने हैं और जो मेरे मुखालफीन हैं उनके खिलाफ सही बने। तो कुछ आपको फ़हम व फरासत से, सियासी हिकमत से आगे का रास्ता निकालना होगा। और तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग हैं, मेरी तो ये है ख्वाहिश कि जो सियासी लोग हैं उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करानी चाहिए ताकि वो काम मामलात को ठंडा करें। और जो तीसरा है कि बाहर बैठे जो वी लॉगर हैं, जो हमारे कौमी सलामती इदारों पे चढ़ दौड़ते हैं। अब आप बताएं कि लंदन की एक अदालत में जाना पड़ा ब्रिगेडियर राशिद को, वो अब रिटायर हो चुके, और उन्हें वहाँ से इंसाफ मिला जिन अदालतों में इमरान खान साहब लंदन की अदालतों की तारीफ़ करते थे। वहाँ पे पेनल्टी भी हुई, सारा कुछ हुआ आदिल राजा का। लेकिन अगर आप डाटा देखें कि उनके एक ट्वीट का और एक वी लॉग का मिलियंस लोगों ने उनको लाइक किया, सुना है, यानी झूठ भी यहाँ बिकता है। तो कुछ देखें, आगे रास्ता निकालना होगा। ये तसादुम, ये इंतशार और ये नफ़रत रियासत को कमज़ोर करेगी, ये ताकतवर नहीं। उसके लिए अगर हम कहें दोनों फरीकैन को एहसास करना होगा कि आगे का रास्ता क्या, आगे का रास्ता बातचीत में, आगे का रास्ता इंसाफ में, आगे का रास्ता ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन में। इसकी बात नेल्सन मंडेला और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की, वो आगे का रास्ता है। अब ये कहना चाहते हैं राना सनाउल्लाह साहब ने जो सजेशन दी थी या जो उन्होंने कहा था कि 5 बड़ों को बैठना चाहिए, ऐसा ही बिल्कुल बैठना चाहिए। पार्लियामेंट फोरम ही बैठने का है, वहाँ कोरम ही नहीं पूरा होता, तो ना उसका क्या नतीजा है। जब आप सियासतदान आपस में नहीं बैठते तो फिर दूसरे लोग आपस में बैठते हैं और सियासतदान इररिलेवेंट हो गए, जैसे अब हो रहा है। नसीम सदीकी साहब, क्या अपोजिशन को खदशा है जिसकी वजह से मुज़ाकरात में बैठने से जो है ना वो कहीं ना कहीं स्ट्रीट पावर उनकी कमज़ोर हो जाएगी? क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो मेज़ पर नहीं बैठ रहे? देखिए, ताहिर मलिक साहब मेरे बड़े ही काबिल एहतराम भाई है। इनके वालिद साहब माशाल्लाह बहुत ही काबिल प्रोफेसर, बड़े बड़े उन्होंने शागिर्द निकाले। मैं थोड़ा सा इनके साथ इख्तलाफ करूंगा। आज उन्होंने बड़ी लोअर टोन में ना बड़ी मतलब ऐसी बातें की है जो मैं कभी इनसे, क्योंकि हम तो सीखते हैं इनसे, इनके वालिद साहब से बहुत कुछ सीखे। देखिए, पिछले दौर का और इमरान खान के दौर का और आज के दौर का इन लोगों से मवाजना बनता ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं बनता है। देखें ना, अभी इन्होंने कहा कि ये सम्राट आएंगे, ये सम्राट आने लगे। और भाई खुदा के वास्ते मैं कहता हूँ, मैं आ जाता हूँ, मैंने बड़े रोड शोज किए सड़कों पे। गरीब के पास जाएं, ये जो फिगर फजिंग होती है और पेड मीडिया के ऊपर सारे इश्तिहार चलाते हैं। नहीं सदीकी साहब, आप सुनने नहीं, मैंने कहा उस वक्त तक सम्राट नहीं आ सकते जब तक दाखिली इस्तेहकाम नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी। मेरा पॉइंट ये था, मैंने ये नहीं कहा कि इस वक्त। ताहिर मलिक साहब, मैं उसी तरफ आ रहा था। जी। ये जो सम्राट है ना, वो तो अब ये हो गया कि एक गरीब के घर जाए, फिर उधर से पता चलेगा कि मुल्क
किन हालात में चला गया ये पिछले 3 साल के अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ बात आती है कि बैठ के बात करें। भाई क्यों बात करें? आप जिसका मैंडेट है, जिसे अवाम ने मैंडेट दिया है, भले वो 2018 हो, 1997 हो, 2024 हो, भाई आप कौन होते हैं किसी का अवाम का मैंडेट छीनने वाले? आप आइन और कानून से रूगर्दानी करते हैं और फिर कहते हैं जी मिलजुल के तो बैठो। देखिए साहब, मेरा एक सवाल है ना, देखें कि जब पाकिस्तान बना तो क्या कायद आज़म ने, नेहरू ने वो माउंट बैटन के साथ बैठे या नहीं बैठे? गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बैठे या नहीं बैठे? आपकी दुकान पे कब्जा हो जाता है, कोर्ट से ऑर्डर भी मिल जाता है, फिर भी काबिज के साथ बैठना पड़ता है। आप जंग में, तो ये आप सियासतदान हो के कैसे एक सियासी पार्टी कह सकती है कि मैं बैठता नहीं? ताहिर मलिक साहब, मैं उसी तरफ आ रहा था, बड़े इत्मीनान से आपकी सारी बात सुनी थी। देखिए बात ये कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही मिसाल दी, लॉर्ड माउंट बैटन के साथ बैठे। बात ये है कि जब आपने एक 73 का आइन बना दिया है, आपके मुल्क में एक आइन मौजूद है, फिर उस आइन की जब आप रूगर्दानी करते हैं, उस आइन को तोड़ते हैं, फिर आप कहते हैं चोर के साथ बैठ जाओ। ठीक है, जिसने मुल्क लूटा, किसने ये बयानिया बनाया था और ये कब से बयानिया बन रहा है? ये इमरान खान के आने से बयानिया बना? नहीं सदीकी साहब, आप मुझे बहुत एहतराम है, आप बताएं, धरने से पहले जब मियां नवाज शरीफ गए हैं इमरान खान साहब से मिलने, तो इमरान खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि ये चोर हैं, डाकू हैं, बल्कि मैरियट की कैटरिंग करा के उन्हें खाना खिलाया, सड़क की बात हुई। फिर आप वहाँ तो बैठते हैं, खुर्शीद शाह साहब के साथ बैठे, फिर सादिक संजरानी के इलेक्शन में आप जरदारी और इमरान खान एक पेज पे थे, जब हासिल बजिंजो साहब जो हैं वो आ रहे। फिर आप ये बताएं कि धरने के दौरान जब राहील शरीफ साहब का उन्हें फोन आया, मुलाकात हुआ, तो उस वक्त आइन किधर था? जब धरने के दौरान इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी वहाँ बैठे हुए थे और राहील शरीफ साहब का फोन आया। उनको थोड़ा टाइम दे देते हैं। जी 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 सर, आप बोलिए, आप बोलिए प्लीज। जी जी सर। नहीं देखिए, ये बात नहीं ना कि मेरा टाइम है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं जरा जी प्लीज सर, आपका पूरा टाइम है सर। आ जाता, जब बारी है उसमें बहुत बात करें, मेरा बड़ा एहतराम है क्योंकि मैं दूर बैठा हूँ। जी सर बोलिए। जी सर। टूट जाता। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान की कई मिसाल नहीं दे रहा। ये मुझे ताहिर मलिक साहब बताएंगे मुझसे बहुत ज्यादा काबिल है कि ये सिस्टम में बिगाड़ किसने पैदा किया है। अगर 2014 के धरने की बात होती है तो कौन था उसके पीछे, बाकी मामला के पीछे कौन था? इमरान खान के दौर में मुझे पता है कि मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हम किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, तो वहां बात हुई कि अफसार आलम के ऊपर हमला हो गया है। उन्होंने कहा यार ये किसने करवाया है, ये क्या हुआ है? अक्सर उन्हें चीजों का नहीं पता था। इन तमाम बिगाड़ के पीछे कौन मौजूद है? जो साजिद संजरानी का, अगर ये सेनेट के इलेक्शन की बात करते हैं, तो उसको कौन मैनेज कर रहा था उस वक्त? आज की चीजें कौन मैनेज कर रहा है? और आप कहते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ जो है बात करने के लिए बैठ जाए। आपने इतना बिगाड़ पैदा कर दिया है। जी आपका पॉइंट आ गया, मतलब बैठना नहीं चाहिए। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है, हम ब्रेक कीजिएंगे और ब्रेक के वापस आके हम बात करेंगे महमूद खान चकज़ई साहब के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के हवाले से, उनकी पेशकश की भी चहमुगैयाँ हो रही हैं और इसके साथ साथ वंडर बॉय के हवाले से आजकल बड़ी जो डिस्कशन है वो चल रही है फेडरल के अंदर, और ये सारा सिलसिला क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ टुनाइट में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बात हो रही है महमूद खान चकज़ई के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के हवाले से पेशकश की गई है राना सनाउल्लाह की जानिब से, और लेकिन महमूद खान चकज़ई की जानिब से उस तरह का पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे वंडर बॉय के हवाले से जो चहमुगैयाँ जारी हैं वो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार नसीम सदीकी मौजूद हैं, ताहिर मलिक मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर महवी गुफ्तगू होंगे। ताहिर मलिक साहब, ये बात जो है ये भी डिस्कस हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के हवाले से महमूद खान चकज़ई साहब को एक ऑफ़र भी की गई है, जिसमें राना सनाउल्लाह ने ये ऑफ़र दी है, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर मैं मिलूँगा, मुज़ाकरात के लिए बैठूँगा तो मुझे मुश्किलात पेश आ सकती हैं PTI की जानिब से और उनके मेंबरान की जानिब से। तो क्या ऐसा कुछ है आपकी नॉलेज में? मेरे ख्याल से देखें, एक तो ये तय करना है तहरीक इंसाफ ने कि वो बैठना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, हम जहाँ फैसला साज क़ुव्वतें हैं वहाँ बैठेंगे।
लेकिन नदीम मलिक साहब के एक प्रोग्राम में 2-3 हफ्ते कबल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने राना सनाउल्लाह साहब जो उनके साथ शरीके गुफ्तगू थे, उन्हें ये कहा कि हम मिलने के लिए तैयार हैं प्राइम मिनिस्टर से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म, और उसमें सारे लोग हैं। इसमें अगर अच्छी बात ये होगी कि गवर्नमेंट जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर में इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दे, और राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में हैं, महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में, तो इनके पास स्पीकर का एक फोरम भी है, चेयरमैन सेनेट का भी है। तो मैं समझता हूँ कि उन फोरम्स को इस्तेमाल में ला के ये चीज़ें हो सकती हैं। एक तो तहरीक इंसाफ को उसने फैसला करना है, और दूसरा अगर तहरीक इंसाफ नहीं भी फैसला करती बैठने का, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक इंसाफ से हट के एक फोरम है, और वो डायलॉग के लिए कोशिश कर रहा है। इसी तरह फवाद चौधरी कर रहे हैं, उनके साथ साबिक गवर्नर भी हैं। तो इन सारे लोग जो हैं, इनकी हुकूमत से मुलाकात होनी चाहिए, और मुलाकात के बाद फिर इनकी जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए तो वो इस बारे में क्या राय रख। जी नसीम सदीकी साहब, अगर वाकई ऐसी कोई मुलाकात की पेशकश हुई थी तो क्या इसका मकसद जो है वो हुकूमत की संजीदगी था या फिर अपोजिशन में दरार डालना था? क्योंकि दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इत्तेहाद है। यार ये मुझे बताएं, हुकूमत की कोई हैसियत है? वो कोई फैसला कर सकते हैं? वो अपने फैसले खुद से नहीं कर सकते, वो अपना वजीर दाखिला नहीं लगा सकते, वो अपना वजीर खजाना नहीं लगा सकते। ताकत का मम्मा सिर्फ एक तरफ है और दूसरी तरफ है इमरान खान। अगर बातचीत हो सकती है तो 1-on-1 आमने सामने बातचीत हो सकती है। अब आप एक बंदे को पाबंदे सलासल कर दे, उसके ऊपर पाबंदियां लगा दे और उससे कहें कि मुज़ाकरात कर ले। मुज़ाकरात तो टेबल पे बैठ के आमने सामने बराबरी की सतह पे होते हैं। आपने अगर इस तरह का माहौल पैदा करना है, जिस तरह की बातें मेरे भाई ताहिर मलिक ने की थी कि टेम्परेचर को डाउन लाया जाए, तो भाई आप कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात करा दिया करें, उनके वर्कर से मुलाकात करा दिया करें। जिस तरह हमें याद है, ताहिर मलिक साहब को याद है, अभी ये पिछले जमाने का हवाला दे रहे थे कि इमरान खान ने कहा मैं एसी उतरवा दूंगा। उसी दौर में मैं इस्लामाबाद में अपना जो एहतसाब कोर्ट है वहां से मैं रिपोर्टिंग करता था। नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल से केस सुनने वहां पर आते थे, और आके जब केस खत्म होता था सीढ़ियों पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। फिर जब वो जेल में थे, मैं भी उनको मिलने गया हूँ, वहां पे कम से कम 100 150 बंदा सारा दिन मौजूद होता था उनसे मुलाकातें करने के लिए। तो भाई एक तरफ आपका ये पैमाना है, दूसरी तरफ ये है कि आप कानून और आइन के मुताबिक बहनों तक को नहीं मिलने देते, तो फिर किस तरह बात होगी? टेम्परेचर तो आपने डाउन करना है, सारी ताकत तो आपके हाथ के अंदर है। जब तक आप अपनी ताकत को शेयर करने के लिए, खत्म करने के लिए आगे आके नहीं बैठेंगे, तो आप 10 जो है वो कमेटियां बना दें। आपके पास फैसला करने का कोई इख्तियार ही नहीं है, तो क्या स्पीकर, क्या वजीर आजम, क्या सेनेट चेयरमैन क्या क्या कर लेंगे? ये तो बातचीत का या कोई नहीं है। बात वन हो सकती है, और थोड़ी नरमी जो है वो रियासत की तरफ से आनी चाहिए, और उसके बाद बातचीत होनी चाहिए। अगर दुनिया की मिसालें दी जाती है तो बातचीत किसने करनी? बातचीत का माहौल किसने पैदा करना है? अगर दूसरी जंग अजीम में जहां पे लाखों लोग शहीद हुए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, तो बाद में टेबल पे बैठे, यही मिसाल दी जाती है ना। तो टेबल पे किसने बैठना जिसकी आप शक्ल बाहर नहीं आने देते, जिससे मुलाकातें नहीं करने देते और कहते मुज़ाकरात कर लो? या फैसला करने का इख्तियार इमरान खान के पास है या फिर बड़े साहब के पास है? तो 1-on-1 बैठ के बातचीत हो जाए तो फिर सारे मामला हो जाएंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि जब अवाम ने वोट दिए, बात तो है ना, हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं, दुनिया में इलेक्शन होते हैं, आप अवाम की भी बात नहीं मान रहे। अवाम अगर किसी को पसंद करती है, किसी को वोट देती है, भले वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी साहब है, आप अवाम की भी कदर नहीं करते, आप अवाम की वोट की कदर नहीं करते, तो फिर मामलात किस तरह ठीक होंगे? मामलात आप सारे बिगाड़ते चले जा रहे हैं। ना मईशत ठीक हो रही है, ना सफारती ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, और बात होती है कि अपना जी पाकिस्तान। तो आपको लगता नहीं सर आपको लगता नहीं कि बातचीत से ये मसाइल जो आप कह रहे हैं हल हो सकते हैं? कोई चांस हो सकता है बातचीत से? बिल्कुल, आमने सामने बैठ के 1-on-1 बातचीत से बिल्कुल मसाइल हल हो सकते हैं। दोनों को दो कदम पीछे हटना पड़ेगा, और पाकिस्तान की अगर बेहतरी के लिए सोचते हैं तो दोनों को सोचना पड़ेगा। जी, अभी हम बात करेंगे विफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के बारे से भी जो है वो मुसलसल सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये गवर्नेंस क्या खैबर पख्तूनख्वा की ही ज़्यादा बैड चल रही है? बाकी सूबे भी हैं, विफाक के वाले से भी मतलब सारे सवाल तो डेफिनेटली उठने चाहिए, और फिर विफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नेंस पर सवाल उठाना, ये कैसा है? क्या ये असल इंतज़ामी मसला है या कैसे देखते हैं ताहिर मलिक साहब इसको? मैं समझता हूँ कि देखें, जो मुख्तलिफ मैंडेट है इस वक्त इलेक्शंस के बाद
सूबाई सतह पे आया है। पीपल्स पार्टी को सिंध, नून लीग को पंजाब और KPK में तहरीक इंसाफ, इनके ऊपर गवर्नेंस का प्रेशर आना चाहिए। किसी भी सूबे की या वफाकी हुकूमत की जो गवर्नेंस है सेटिस्फैक्ट्री नहीं। और मैं पेशावर गया हूँ कुछ 2-3 हफ्ते पहले, वहाँ देखा कि इन 15 सालों में मैं देखूँ कि वहाँ क्या हुआ 2-3 सक्सेसिव गवर्नमेंट। तो वहाँ एक अच्छा काम मेट्रो का हुआ, हेल्थ कार्ड में काम हुआ, लेकिन कोई पिछले अदवार में और इस दौर में कोई नया प्रोजेक्ट इवन पेशावर के शहरियों के लिए नहीं, बाकी KPK। तो वहाँ भी फोकस करने की ज़रूरत है, पंजाब में भी और सिंध में भी। लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सेहत है और तालीम है और पुलिस है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बहुत रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। कराची की सूरत हाल आपके सामने है। लाहौर में भी बहुत बड़ी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, कुछ चीज़ें बेहतर हैं लेकिन बहुत जगह गैप्स हैं। इस्लामाबाद में दरख्त काटे जा रहे हैं, मकामी हुकूमत नहीं है, ताकतवर ब्यूरोक्रेट शहर को ऊपर नीचे करने के फैसले कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक गवर्नेंस पे कंपटीशन और डिबेट होनी चाहिए। जो IMF की रिपोर्ट आई है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर ये आइडेंटिफाई किया गया कि पाकिस्तान में इतने हज़ार अरब की करप्शन होती है, लैप्सेस होते हैं, टैक्स होते हैं, वो सारी गवर्नेंस से चाहते हैं कि सारे सूबे बराबर हैं, मतलब इसमें इस कैटेगरी में सभी बराबर हैं। देखें वो अगर जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा फोकस भी नहीं कर पाएंगे। और KPK में गंडापुर साहब थे, उससे पहले परवेज़ खटक। मैं समझता हूँ कि वहाँ भी जो एक कोई बड़ी ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिनको शोकेसिंग करके दिखाया जा सके। कंसंट्रेशन जो लोगों को, आम आदमी तक इंसाफ की फराहमी के लिए, कोई ख़ास डिलीवरी के लिए किसी भी सूबाई हुकूमत का कोई, मेरे से, मैं तो एक एनालिस्ट हूँ, सेटिस्फैक्ट्री मेयार नहीं। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, अगर KP गवर्नमेंट पे सवालिया निशान है तो आप क्या समझते हैं जो बाकी जो सूबे हैं, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान में, उनकी जो गवर्नेंस है वो मिसाली है? देखिए, मिसाली तो कहीं पे भी नहीं। हमारे जो 2 सूबे हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, बड़े डिफिकल्ट सूबे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जबकि सिंध में और पंजाब में शायद वो हालात नहीं है। तो मेरे ख्याल से पंजाब और सिंध को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। जबकि सिंध में आपने देख लिया कि अगर इधर 15 साल से इनकी है तो 20 साल से कम अज़ कम 20 साल के 25-30 साल से सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली आ रही है। और जो कराची जैसा शहर है उसका आप हाल देख लें। पंजाब में गवर्नेंस में कुछ चीज़ें बहुत बेहतर है। मरियम नवाज मेहनत कर रही है, कम से कम शहर खूबसूरत तो नजर आता है। लोगों के पास रोटी खाने को है या नहीं है, रोजगार है या नहीं है, कम से कम सफाई सुथराई तो नजर आती है। फिर जिस तरह ताहिर मलिक साहब ने कहा कि अभी कोई खैबर पख्तूनख्वा ने कोई खातिर ख्वाह ऐसा कोई काम नहीं किया इतने सालों में। तो मुझे याद है कि ताहिर मलिक साहब के शहर में एक कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल है, कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल के नाम से, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है तो आपको इलाज के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं, आप अपना सेहत कार्ड साथ लेके आ जाए। तो ये तो एक गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। गरीब को क्या चाहिए? उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, छत रहने के लिए चाहिए और इलाज मुआवजे के लिए पैसा चाहिए। बाकी तो किसी भी सूबे में मैं ये नहीं कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। हर सूबे में गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अभी आपने पिछले दिनों ही देखा कि एक तो इस्लामाबाद में किस तरह जो है वो एक दरख्तों की कटाई हो रही है, माहौल को आप किस तरह अपना गंदा। सर, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल रेज करूंगा कि अक्सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से या बाकी जो पार्टीज हैं उनकी जानिब से यही सवाल यहाँ पे उठाया जाता है कि जो, अगर मैं क्रॉस टॉक के तौर पर इसको मैं लूँ तो वो ये कहते हैं कि इनके पास सिवाय सेहत कार्ड के अलावा बताने को कुछ भी नहीं है। तो इस पर आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सर। सेहत कार्ड के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, तो सेहत कार्ड तो है ना, कम से कम ये बता दें कि इनके पास क्या है। ये तो 50 साल से मुल्क के ऊपर हुकूमतें कर रहे हैं। कौन सी दूध शहद की नहरें सिंध में बह रही है या पंजाब में बह रही है? कम से कम अगर एक चीज भी अच्छी है जिसमें सेहत कार्ड है और सेहत से रिलेटेड कितनी सारी चीजें होती है, कितनी सहूलत मिल जाती है, तो ये कहने वाली बात है। BRT वहाँ पे भी बनी, एजुकेशन के मामला वहाँ पे भी। पूरे पाकिस्तान का क्या हाल है आप देख लेना। सिर्फ हम कहें कि खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज नहीं हो रही, मरकज की तरफ से क्या हो रहा है? क्या सिक्योरिटी आपने मुहैया की? ये लोग सिक्योर नहीं है अपने घरों में। मतलब जिस तरह का माहौल अभी सोशल मीडिया पे, वो जो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, खातून जो है उनको किसी इलाके के जो DPO है वो तंग कर रहे हैं। मतलब किस तरह की गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है, किस तरह औरतों की जो है वो पामाली की जाती है, इज्जत की। कोई भी चीज तो दुरुस्त नहीं है पूरे मुल्क के अंदर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इमरान खान से डायलॉग करने की बात को बाद में छोड़ें, आप तमाम सब लोग खुद मिलके बैठ जाए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बाकी लोग मिलके बैठ जाए, आवाम को कोई आप रिलीफ देना शुरू कर दें, इमाम भूलना शुरू हो जाएगी इमरान खान को या PTI की।
तो कोई भी अच्छा काम कहीं नहीं हो रहा। 3 साढ़े 3 साल हो गए आप निगरान हुकूमत लाए, आप तजुर्बे कर रहे हैं। अब वंडर बॉय की बातें आ रही है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी सर, मैं जी आप वंडर बॉय, टार्जन, जंगल बॉय, सुपरमैन, आप क्यों समझते हैं कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जी, आप कोई नई चीज इजाद कर लेंगे? भाई जो मुल्क में आइन और कानून मुत्तफिका तौर पे बना है उस पर अमल करें। जो इलेक्शन जीतता है, नवाज शरीफ जीते, जरदारी जीते, आप उसको हुकूमत दें। 2018 में आरटीएस बैठ गया, 2024 में आपने फार्म 45 से 47 कर दिया। तो ये मुल्क का बिगाड़ कौन पैदा कर रहा है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब तक वहां पे बेहतरी नहीं आएगी, मुल्क इसी तरह चलता रहेगा और अवाम जो है वो बेचारी जो है वो पिसती चली जाएगी और दिन ब दिन पिसती चली जाएगी। आप देखें इदारे बंद हो रहे हैं, आप बाकी इदारों को छोड़े, जो बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के चलेगी। इस पर मीडिया का क्या हाल है? इस तरह मीडिया के अंदर आपके कैमरामैन, डीएसएनजी ऑपरेटर, गरीब लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये कौन? आपके पास हुकूमत भी है, डंडा भी है, सब कुछ आपके पास है, तो फिर मामला क्यों नहीं ठीक हो रहे? आपके सफारती ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े सरबराह आपके मुल्कों में आ रहे हैं। आप भी 34, 44, 45 दौरे आपने किए, उसका एंड रिजल्ट क्या है? अवाम को क्या मिल रहा है? भाई अवाम को 2 वक्त की रोटी देना शुरू करें तो फिर हम कहेंगे हालात ठीक है, अदरवाइज तो सारी बातें ही। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक की जानिब चलेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बात करें ताहिर मलिक साहब, वंडर बॉय की, जैसे नसीम सिद्दीकी साहब ने भी डिस्कस किया, और फेडरल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ये जो फ़ज़ा है पिछले 3-4 दिन से लगभग ये चल रही है और वंडर बॉय डिस्कशन है, मैं भी गुफ्तगू हर बंदा इसमें दिखाई देता है। वंडर बॉय, आखिर ये मामला क्या है? वंडर बॉय क्या कोई ये सिर्फ अफवाहें हैं या कोई तैयारी का इंडिया भी ये ज़ाहिर करती है? देखिए, वंडर बॉय तो हमारी तारीख में रहे हैं, शौकत अजीज़ साहब रहे हैं, मोइन कुरैशी साहब रहे हैं और लोग रहे हैं। लेकिन ये गुजरात के अज़ला में एक ऐसा होता है कि घर के हालात ठीक नहीं होती, थोड़ी सी ज़मीन होती है, ट्रैक्टर होता है, कुछ पैसे होते हैं, तो घर के हालात को ठीक करने के लिए कहते हैं कि एक बच्चा वंडर बॉय है, तो ये इसको कश्ती पे बैठाएंगे, ये यूरोप चला जाएगा और वहाँ से ये अगले महीने हमें पैसे भेजने शुरू कर देगा और डॉलर आ जाएंगे, घर में खुशहाली आ जाए। ये नहीं पता कि 8 मुल्कों का बॉर्डर क्रॉस करना है और दरमियान में मेडिटेरेनियन सी है और उसमें सर्वाइवेबिलिटी इतनी है और जाने के बाद क्या तकलीफ़ होंगी, अगले महीने पैसे भी इसलिए। तो जो इजी सलूशन होते हैं, कौमें जो इस्लाहात नहीं करती और इजी सलूशन की तरफ देखते हैं, वो अपने आप को धोखा देती हैं। हमें पता है कि वो कौन सी इकनॉमिक रिफॉर्म है और इकनॉमिक रिफॉर्म के नतीजे में एलीट जो हमारी इशराफी है उसकी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, लेकिन वो अपनी बेल्ट टाइट करना नहीं चाहती। वो ग्रीन बेल्ट पे प्लाट बनाना चाहती है, अपनी बेल्ट टाइट नहीं करना चाहती। ये इस मुल्क का मसला है। ताहिर साहब, इसको आप सच समझ रहे हैं, मतलब ये अफवाह नहीं है? नहीं, सच नहीं है, क्योंकि देखें आप कंट्रोल आपने सब कर लिया है। इसमें मैं एक तजियाकार के तौर पे कह रहा हूँ कि यू कैन कंट्रोल पॉलिटिक्स बट यू कैन नॉट कंट्रोल इकोनॉमी। तो इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है, उसमें मार्केट की फोर्सेस हैं, डायनामिक्स हैं, आपने बेशुमार कोशिश की, लेकिन क्या वजह है कि आपका ग्रोथ रेट स्टैग्नेट है, मार्केट में तेज़ी नहीं है। और ये पाकिस्तान के इस निज़ाम में सबसे बड़ा ख़तरा है। ये वीक एरिया है कि अब जो रिपोर्ट आ रही है हाउस होल्ड सर्वे, लोगों का मेयार ज़िंदगी, खाने पीने का मेयार कम हो रहा है और मिडिल क्लास जो है वो गिर के नीचे लोअर मिडिल क्लास की तरफ आ रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। गरीब का चूल्हा ठंडा होना सबसे बड़ा ख़तरा है। तो इसके लिए वंडर बॉय नहीं, इसके लिए हमें ये करना होगा कि अपनी मराद जो है शराफिया की वो ख़त्म करनी होंगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी होंगी और उन इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं। जी नसीम सिद्दीकी साहब, जी नसीम सिद्दीकी साहब, ये आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो वंडर बॉय की चाहे मुगैयां हो रही हैं, आप क्या समझते हैं गैर सियासी हलकों से होगा या कोई सियासी हलकों से कोई चेहरा मुतारिफ करवाया जाएगा, और किस हद तक सदाकत आप देखते हैं इसमें? देखिए ताहिर साहब ने आखिर में अभी जो बातें की ना, बड़ी खूबसूरत बातें की। इन सब का रीजन ये इकोनॉमी
इसलिए दुरुस्त नहीं हो रही कि लोगों का एतमाद नहीं है, जी। ना अंदरूने मुल्क एतमाद है, ना बैरूने मुल्क एतमाद है। जब तक आप अपनी आवाम का एतमाद बहाल नहीं करेंगे तो ये इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। और जब आपकी अपनी आवाम का एतमाद नहीं है आपके ऊपर, तो बाहर वाले इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे? और फिर वंडर बॉय की बात आ गई, इतने तजुर्बे देख लिए, शौकत अजीज, मोइन कुरैशी, ये अपना औरंगजेब साहब। भाई वंडर बॉय नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपने ग्रास रूट लेवल से जो पॉलिटिक्स में लोग हमारे नौजवान इस वक्त मौजूद हैं, हमें जो अपनी नौजवान नस्ल है उसमें से लोगों के लिए चाहिए आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। जो इलेक्शन जीतता है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पीटीआई, जो इलेक्शन जीतता है, जो आवाम का नुमाइंदा है, आप उसको आने दें। वो गलत करेगा, आवाम उसका गिरेबान पकड़ेगी, अच्छा करेगा, आवाम पर पजीराई करेगी, आवाम का एतमाद बहाल होगा, बैरून मुल्क लोगों का एतमाद बहाल होगा, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी और हालात बेहतर होंगे। आपकी एक्सपोर्ट खत्म होती जा रही है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, जो वहां पे लोग ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो बंद होती जा रही है, बेरोजगारी फैलती चली जा रही है। तो ये तो एक एटम बम तैयार होता जा रहा है। खुदा के वास्ते कुछ सोचे मुक्तदर हल्के, इस मुल्क के लिए सोचे। अगर इस मुल्क की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए कर क्या रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहे हैं? अपना जो इस्लामाबाद में बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स में सिगार हाथ में पकड़ के बैठ के बातें करने के हालात तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर मुझे वही वाकया याद आता है कि जब मलका फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गलियों में बाहर निकली है, तो उसने काबीना से पूछा ये लोग लाइन में क्यों लगे हैं? तो उन्होंने कहा कि इनके पास खाने को रोटी नहीं है। तो मलका ने कहा कि ये केक क्यों नहीं खा लेते फिर? तो जब अगर सूरत की होगी तो वंडर बॉय क्या कर लेगा वहां पे आके? कोई टार्जन तो नहीं है। या तो इस तरह वंडर बॉय लाने के बजाय जो बाबे बैठे हुए, आमिल बाबे बैठे, उनके पास चले जाए, उनसे कहो यार कुछ जादू तो ना करो कि मुल्क के हालात ठीक हो जाए। जो ताहिर साहब ने बात की, ये पूरा प्रोसेस होता है मुल्क में इस्तेकाम लाने का, मईशत को ग्रोथ देने का, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है। जो चीजें करने वाली है वो आप कर नहीं रहे, और आप जादू टोने और आप जो है वो इस इंसान में, क्योंकि वंडर बॉय आएगा, जादू की जफ्फी डालेगा और जनाब हमारे जो है वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। जी जी, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत कम रह गया है। आखिरी सवाल मेरा होगा अभी ताहिर सबसे, सर बानी पीटीआई से मुलाकात के वाले से यकीन दहानी करवाई गई थी जब अडियाला जेल के बाहर धरना दिया गया उनकी जानिब से, उसके बाद तो आपको क्या लगता है कि मुलाकात करवा दी जाएगी? अगर करवा दी जाएगी तो किन किन लोगों से मुलाकात ये मुतवक्किल हो सकती है? देखिए, बात ये है कि जेल मैनुअल के तहत मुलाकात करानी चाहिए, और उस मैनुअल के तहत एक जो कोई भी कैदी होता है, वो मुलजिम हो या मुजरिम हो, उसके इंसानी हकूक़ हैं कि उसकी वकला से मुलाकात कराई जाए, उसकी फैमिली से कराई जाए, उसकी बीवी बच्चों से कराई जाए। तो अगर हमें जो पाकिस्तान यूएन के चार्टर का सिग्नेटरी, अक़वाम मुत्तहिदा का और वियना कन्वेंशन में जो हमने साइन किए हैं कि जो आलमी इंसानी हकूक़ हैं वो अगर हम इन्फोर्स नहीं कर रहे, तो ये एज़ ए पाकिस्तानी मेरे लिए भी एक शर्म का मकाम है। तो हमें एक नॉर्मल रियासत के लिए ये, और दूसरा इस्लाम भी कहता है कि कैदी के ऊपर जुल्म करना बदतरीन जुल्म। तो इसमें हमें अपनी अपनी अनाओं से बाहर आना चाहिएगा। पाकिस्तान की तारीख जो है वो कोई शानदार नहीं। अभी सईद मेहदी साहब की बुक आई है, और वो उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी के फंदे तक जाते देखा। तो उन्होंने कहा कि वो एक दिन वॉक करते, मतलब मुलाकात करवानी चाहिए, वॉक करते चले गए, तो भुट्टो साहब जो उनको चंद दिन बाद उनकी फांसी थी तो छत पे घूर रहे थे। तो उन्होंने कहा मर्सी की क्यों नहीं पतीश, रहम की क्यों नहीं दरख्वास्त करते? तो उन्होंने कहा कि मुझे इन अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं, मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला और आवाम पे छोड़ता हूँ। सही हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं, मुलाकात करवानी चाहिए? यानी करवाने का डेफिनेटली एक तो प्रॉमिस तो उनसे किया गया है, तो क्या मुलाकात होगी तो किन किन लोगों के दरमियान हो सकती है? सिर्फ सियासी होगी या ख़ानदानी सतह पर मुलाकात होगी? आप कैसे देखते हैं इसको? आप ये देखें ना कि अगर आइन और कानून के मुताबिक तो मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने मुलाकात करानी होती है वो कितने मतलब गिरफ्त है उनकी हर सिस्टम के ऊपर कि वो आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए जिस मुल्क में इंसाफ की, जिस तरह तारिक साहब ने बात की है, जब अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतों के हुक्म के ऊपर आप खुद अमल नहीं कर रहे, जब आप खुद अमल नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि बाकी अवाम उसके ऊपर अमल करे, तो यानी कि जो एक हक बनता है उसको भी मांगना पड़ता है, वो भी आप एहसान जता के देते हैं। और मुलाकातें तो क्या वकला से, क्या फैमिली से, ये दुनिया भर में क्या जंगी कैदियों तक के असूल होते हैं, जंगी कैदियों तक के जो है वो कानून बने हुए हैं। ये तो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर है। तो बात यही है कि जब तक आप सिस्टम को नहीं बदलेंगे, अपनी जो क्या कहते हैं इख्तियारात का जो नीचे सतह तक तबादला नहीं होगा, आइन और कानून पे अमल नहीं होगा,
जब तक लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, जब तक मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। आप खुद कानून को मान नहीं रहे और दूसरे किसे कहते हैं कानून को मानना चाहिए और उस पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए। नसीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, ताहिर मलिक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ी सैर असल गुफ्तगू हुई वंडर बॉय के वाले से, चाहे मुगैया हो रही हैं उस वाले से, और इसके साथ साथ हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, महमूद खान अचकज़ई के हवाले से बड़ी सैर असल गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक से फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।